तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैराडेज का पहला लॉ और फैराडे का दूसरा लॉ देख लिया था। फैराडे पहला लॉ कहता है कि कितने देर तक आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो उसके बेसिस पर कितना मास जो है वो उसके उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ये हमने फर्स्ट लॉ में देखा था। और सेकेंड लॉ में देखा था कि भाई जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होता है, और जहां से हमने देखा था W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, ऐसा एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था। इसके कुछ एप्लीकेशन है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन है। आज की क्लास में हम लोग क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो पहला सवाल लिखिए, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.5 gram. Calculate the time to deposit 1.5 gram of silver at cathode. 1.5 gram of silver at कैथोड। तो ये भी मैंने आपसे कहा था कि एनोड से हमेशा मेटल टूटता है और कैथोड पर जाकर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। व्हेन अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर, व्हेन अ करंट ऑफ 1.5 ampere, when a current of 1.5 ampere is passed through the solution of AgNO3, is passed through the solution of AgNO3, AgNO3 के सॉल्यूशन से जब आप उसको पास करिएगा तो क्या डिपॉजिट होगा, ये आपसे पूछ रहा है। डन। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप जानते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, Ag प्लस, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा तो ये Ag हो रहा होगा, है ना, और यही आपको डिपॉजिट करना है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर एट कैथोड व्हेन द करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। तो अब इसका एटॉमिक मास कितना है, 108 ग्राम। 108 ग्राम मास डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 9650 कूलम चार्ज चाहिए। 108 ग्राम, एक मोल से एक मोल डिपॉजिट हो रहा है ना, तो इसके 108 ग्राम में कितना चार्ज लगेगा, 9650 कूलम लगेगा। तो लिखिए 108 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड 108 gram of silver is deposited by passing charge equal to, by passing charge is equal to 96500 कूलम। तो आपको 108 ग्राम चाहिए कि कितना ग्राम चाहिए, 1.5 ग्राम। तो 1.5 ग्राम का निकाल लीजिए। 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, कितना चार्ज पास करके, तो 96500 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 1.5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरे ख्याल से आएगा 1340.27, 1340.27 इतना चार्ज आपका आएगा, 1340.27। डन। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई करंट होगा, नहीं होगा, आपको तो टाइम निकालना है। चार्ज कितना आ गया, 1340.27 होल डिवाइडेड बाई
1.5 आपको एम्पेयर में करंट दिया हुआ था, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा 893.51 893.51 सेकेंड्स। और ये आंसर सेकेंड में है, मिनट में बदलिएगा तो आंसर आएगा 14.85 मिनट। अब आप सोचिए मात्र 1.5 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करने में कितना समय लग रहा है? 15 मिनट का समय लग रहा है। ये एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम है। डन, समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखिए। एक मोल ही ना है, चार्ज तो एक मोल के लिए ही है ना। आप याद करिए लास्ट क्लास में हम लोग जब इसका डेरिवेशन कर रहे थे, तो जब डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने क्या लिखा था? W इज इक्वल टू, ऐसे नहीं लिखे थे, स्टार्टिंग ऐसे किए थे, W इज प्रोपोर्शनल टू Q, और फिर Q के जगह पे क्या लिख दिए थे? IT लिख दिए थे, और फिर इस इज इक्वल टू करने में इसको ZIT लिखे थे, जहाँ पे Z का वैल्यू क्या पता चला था? बोला चला था इक्वलेंट मास बाई 96500। तो ये इक्वलेंट मास बाई 96500 क्या है? नंबर ऑफ कितना मास डिपॉजिट हुआ पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज यहाँ पे क्या ले रहा है? 1 मोल के लिए 96500 कूलम चार्ज लग रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना चार्ज लगा? दैट इज इक्वल टू 965। अगर इसी इक्वेशन में यहाँ 2 लिखा होता तो फिर ये क्या हो जाता? 2 × 96500 हो जाता। ठीक है, इस हिसाब से हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है जो अभी हम पूछने जा रहे हैं, जो अभी आप करने जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट, क्रोमियम मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड यूज इट, वो भी कब? 2019 का सवाल है, CBSE 2019 का क्वेश्चन है। क्रोमियम मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड यूजिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन। क्रोमियम मेटल, Cr मेटल को आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेट बाय यूजिंग एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ CrO3 यूजिंग एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ CrO3, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ CrO3 के एसिडिक सॉल्यूशन से आप क्रोमियम का उसके ऊपर डिपॉजिट करवा रहे हैं। इक्वेशन है CrO3 एक्वस प्लस 6 टाइम्स H प्लस 6 टाइम इलेक्ट्रॉन्स gives Cr solid plus 3 times water तो ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है। दिस इज द इक्वेशन गिवन टू यू। नेक्स्ट आगे लिखा है कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम विल बी डिपॉजिटेड बाय, कैलकुलेट हाउ मेनी grams of chromium will be deposited by 24,000 coulomb charge. Done, full stop. How long will it take to electroplate 1.5 gram? How long will it take to deposit 1.5 gram of chromium when करंट जो है वो पास कराया गया है 12.5 एम्पेयर, when I is equal to 12.5 एम्पेयर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और एटॉमिक मास क्रोमियम का दिया हुआ है 52 ग्राम। एटॉमिक मास इज इक्वल टू
52 ग्राम पर मोल। अब आपको इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिपॉजिट इतना ग्राम। अगर मेरे को कोई चार्ज बता दे तो फिर चार्ज मुझे पता है, मास और ये टाइम हम आराम से निकाल लेंगे। तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले क्या करना होगा, आपको निकालना होगा कितना चार्ज लग रहा है। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। तो इक्वेशन से जब आप देखिएगा तो इसके 1 मोल के लिए कितना चार्ज लगा है, 6 × 96500। लेकिन आपको कितना चार्ज बोला है, 24,000। तो पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में 6 × 96500 कूलम चार्ज यूटिलाइज हो रहा है कितना, 52 ग्राम के लिए। 1 कूलम चार्ज से कितना मास आएगा, 52 डिवाइडेड बाई 6 × 96500। और आपको सवाल में कितना चार्ज दिया है, 24,000 कूलम चार्ज दिया है। इससे क्या निकल कर आएगा, 52 डिवाइडेड बाई 6 × 96500 इंटू 24,000। तो ये एक मास आपका निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है मास, 2.156 ग्राम। 2.156 ग्राम। ये आपका मास निकल के आ गया कि 24,000 कूलम में कितना मास डिपॉजिट होगा। पर आपको सवाल में कितना मास बोला है, तो आप लिखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, आप वहां लिखेंगे 52 ग्राम ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड विद द हेल्प ऑफ कितना चार्ज, 6 × 96500 कूलम चार्ज। तो आपके सवाल में आपको कितना पूछा है, 1.5 ग्राम। तो 1.5 ग्राम में कितना चार्ज होगा, 1.5 ग्राम ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा कितने चार्ज से, तो 6 × 96500 होल डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1.5। इसको सॉल्व कीजिएगा, मेरे ख्याल से 16701.9 16701.9 कूलम चार्ज आपका आ गया। तो इतना चार्ज आपके पास आ गया। अभी आपको क्या पूछा है उसने, आपको पूछा है टाइम पीरियड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई करंट। चार्ज बाई करंट, चार्ज कितना आया, 16 क्या आया था, 16701.9 होल डिवाइडेड बाई करंट 12.75 दिया हुआ है। टाइम इज इक्वल टू 12.5, तो ये 12.5 है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1336 सेकेंड्स। मिनट में बदल लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, किससे डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेटर कहाँ रहता है, टूल्स, डिसिप्लिन टूल्स, मैथ्स, कैलकुलेटर। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 1336 डिवाइडेड बाई, डिवाइड कहाँ है, डिवाइडेड बाई 60, 22.26 and this will be your answer. क्लियर है। अगला लिखिए,
अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर इज पास्ड फॉर 5 आवर्स। अगला क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर इज पास्ड फॉर 5 आवर्स, is passed for 5 hours through a molten metal salt, through a molten metal salt which deposits 31.6 gram, which deposits 31.6 gram of metal, molecular mass 177 of metal, जिसका molecular mass दिया हुआ है, molecular mass is equal to 177 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। What is the valency of the metal? What is the valency of the metal? What is the valency of the metal? इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको समय दिया है, करंट दिया है, मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। हमको क्या फॉर्मूला W इज इक्वल टू ZIT लगा सकते हैं। Z का वैल्यू क्या होता है, Z इज इक्वल टू A क्या था और N क्या था, वैलेंसी। बस वही फॉर्मूले को यूज कीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां से Z निकाल लीजिए। तो Z कितना आएगा, Z इज इक्वल टू W बाई IT। W कितना दिया है 31.6, करंट कितना है 3 और टाइम दिया हुआ है क्या 5 आवर्स। तो इसको आप क्या किस में बदलिएगा, सेकेंड्स में बदल लीजिए। इसको आप सेकेंड्स में बदल लीजिए, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 5.85 इंटू 10 रेज़ पावर 5.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 ग्राम पर कूलम, ग्राम पर कूलम। ये आपका Z निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, Z निकल के आ गया। Z इज इक्वल टू 5.85 इंटू 10 रेज़ पावर -4 ग्राम पर कूलम। एक बार Z आ गया तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू FZ। E इज इक्वल टू किसके बराबर, FZ के बराबर। और E को क्या लिख सकते हैं, वैलेंसी बाई मॉलिक्यूलर मास बाई वैलेंसी लिखवाए ना, देखिए ना कॉपी में, मॉलिक्यूलर मास बाई इक्विवेलेंट वेट। वैलेंसी इज इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर मास बाई इक्विवेलेंट वेट। तो E इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास बाई इक्विवेलेंट वेट। ये वैलेंसी का फॉर्मूला है, सॉरी ये किसका फॉर्मूला है, वैलेंसी का फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट। तो वैलेंसी डायरेक्टली अगर मुझे निकालना है तो वैलेंसी कैन बी रिटन एज मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट वेट के जगह पे FZ लिख दें। मॉलिक्यूलर मास 177 दिया हुआ है, F का वैल्यू आप जानते हैं 96500 होता है, इनटू Z का वैल्यू आप थोड़ी देर पहले निकाले, कितना निकाले 5.85 इंटू 10 रेज़ पावर -4 वैलेंसी। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.13 आ रहा है। कितना आ रहा है 3.13। तो वैलेंसी तो 3.13 हो नहीं सकता, तो वैलेंसी क्या होगा 3 होगा। तो वैलेंसी इज इक्वल टू, तो अगर फॉर्मूला सब याद रहेगा
तो ये सब सवाल बनाना कोई बहुत भारी काम नहीं है, बस सिंपल फॉर्मूला ध्यान है और कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपका काम बन जाएगा। डन। एक और क्वेश्चन लिखिए। A steady current of 2 एम्पेयर, ये जो क्वेश्चन है ये 2019 का क्वेश्चन है, लिखिए। A steady current of 2 एम्पेयर was passed through, steady मतलब कांस्टेंट करंट यानी डीसी करंट की बात कर रहा है। A steady current of 2 एम्पेयर, a steady current of 2 एम्पेयर was passed through two electrolytic cell X and Y. Two electrolytic cell X and Y connected in series। जैसे ही दो सेल आ गया तो कौन सा लॉ लगेगा? कनेक्टेड इन सीरीज। कौन सा लॉ लगेगा? सेकेंड लॉ। कनेक्टेड इन सीरीज कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट FeSO4 and ZnSO4। कनेक्टेड इन सीरीज कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट FeSO4 and ZnSO4। ये FeSO4 and ZnSO4 until 2.8 gram of Fe until 2.8 gram of Fe 2.8 gram of Fe deposited at cathode of cell X। How long did the current flow? 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 And calculate the mass of zinc deposited. Calculate the mass of zinc. Calculate the mass of zinc deposited on cell Y। ये आपका क्वेश्चन है, CBSE 2019 में पूछा गया है, सेल वाई। थोड़ा सा खुद से प्रयास कीजिए। Fe का मास दिया हुआ है 56 और जिंक का मास दिया हुआ है 65। ये दोनों इसका मॉलिक्यूलर मास है। Fe इज 56 ग्राम पर मोल एंड जिंक इज 65 ग्राम पर मोल। और F का वैल्यू आप जानते ही हैं कितना होता है, 96500 कूलम पर मोल। तो ये सब वैल्यूज आपको दी गई है, आपको क्या कह रहा है? सॉल्व करने को कह रहा है। तो सबसे पहला टाइम का कैलकुलेशन है, बोला है ना, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। आंसर है 4825 सेकेंड्स। आ गया? गुड। तो एक बच्ची का आ गया है, मतलब लॉजिक उनका क्लियर है। सबसे पहले आपको यूज करना है W इज इक्वल टू ZIT। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? W बाई ZI। आप देखिए आपको वेट दिया हुआ है 2.8 ग्राम, करंट दिया हुआ है 2 एम्पेयर, मुझे Z निकालना है। Z इज इक्वल टू क्या होता है? इक्वलेंट वेट बाई F होता है। और इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। चूंकि हम लोग आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन की वैलेंसी क्या होती है?
2 होती है, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 56/2 दैट इज इक्वल टू 28। अब एक बार E निकल गया तो क्या मैं Z निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। तो Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा E/F। E कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाई 96500। अब हमारे पास क्या है T इज इक्वल टू W/IZ था। W मेरे ख्याल से कितना दिया हुआ है 2.8 इंटू करंट कितना है 2 और Z की वैल्यू कितनी है 28 डिवाइडेड बाई 96500। इसको जरा सा सॉल्व कीजिए। 2.8 इंटू 96500 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 28, 10 बार में 0 से 0 कटा, इसका आधा कितना आ रहा है 4825, ये आ गया 4825 सेकेंड्स। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर निकल के आ गया। पर पहला ही और भी है उसमें पूछा है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि भाई आप निकालिए मास। अब इसके लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा सेकंड लॉ के पास जाना पड़ेगा। और सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है मास ऑफ जिंक बाई मास ऑफ, दूसरा क्या है आयरन ना, पहले आयरन ले लेते हैं क्योंकि आयरन नोन है हम लोगों को। तो मास ऑफ आयरन बाई मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। ये हम लोगों को पता है कितना है 2.8, ये नहीं पता इसको x ले लीजिए। इक्विवेलेंट मास क्या है तो ये तो हम लोग निकाले थे 28। जिंक का क्या होगा 65/2, 65/2 सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल टू 2.8 इंटू 65/2 होल डिवाइडेड बाई 28। सॉल्व कीजिएगा, एक बार में 10 बार में, 2 बार में 13 बार में, 13/4, 13/4 इज इक्वल टू हाउ मच 3.25 ग्राम। तो मास ऑफ जिंक जो है वो कितना निकल कर आ गया, मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू 3.25 ग्राम। यही आपका क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से सारा न्यूमेरिकल हो गया। तो बढ़ते हैं आगे थ्योरी की ओर। हेडिंग डालिए कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखिए ये क्या है। तो सबसे पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, कंडक्टेंस पढ़ना है। तो कंडक्टेंस आप ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार नाम सुन रहे हैं। कंडक्टेंस का मतलब होता है ease with which the electron flows in the circuit. लिखिए कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the ease with which, conductance of an electrolyte is the ease with which the current flows through the electrolyte. Ease with which the current flows through the electrolyte. The ease of flow of current, flow of current through electrolyte, through electrolyte. अब इसको C से डिनोट कर रहे हैं तो ये मैथमेटिकली रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो लिख दीजिए इसका एक और डेफिनेशन, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स, या फिर ये, या फिर मो, MHO। ओम का उल्टा क्या होता है? मो। ये सारे इसकी यूनिट है। और SI यूनिट क्या है? साइमन्स, SIEMENS, दिस इज द SI यूनिट। ये भी यार यूनिट ही है, पर SI यूनिट क्या है? ये इसका SI यूनिट, साइमन्स। डन। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, और R जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? A होता है। R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? L बाई A। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू में बदलते हैं तो ये रो L बाई A में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो ये रो है, दिस ओनली कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस ओनली कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA बाई L के बराबर, RA बाई L के बराबर। तो ये इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू, और यूनिट इसका क्या होगा? ओम मीटर। यूनिट इसका क्या हो जाएगा? ओम मीटर। डन। ओम मीटर, करेक्ट। ओम मीटर हुआ ना, हेडिंग आ लिया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? देखिए, इट इज डिनोटेड बाय K कॉल्ड एज कप्पा। डिनोटेड बाय K कॉल्ड एज कप्पा, कप्पा। और ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो K इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन रो होगा। K इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन रो। और 1 अपॉन रो हुआ तो आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन RA बाई L, विच इज इक्वल टू L अपॉन RA। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका यूनिट आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, आएगा ना जी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका यूनिट आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब कप्पा इज इक्वल टू, यहां ध्यान से देखिए, कप्पा इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखिए, K इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए लिख सकते हैं क्या? 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। K इज इक्वल टू 1 बाई आर कैन बी रिटन एज C कंडक्टेंस, L बाई ए जो है ये होता है सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है? सेल कांस्टेंट। तो अब एक नया फॉर्मूला आ गया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट? कंडक्टेंस
इंटू सेल कांस्टेंट। ये एक फॉर्मूला अब आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ये एक फॉर्मूला अब आपको ध्यान रखना चाहिए। डन, लिख लीजिए। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, in case of electrolytes, in case of electrolyte, it is denoted by in case of electrolyte it is denoted by G star, L by A जो कि सेल कांस्टेंट है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, G स्टार। लिख लीजिए। डन। अब ये सब तो जनरल आइडिया हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी में भी आप ये सब पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं था जो आप नहीं पढ़े थे, एक्सेप्ट दी सेल कांस्टेंट वाली बात, बाकी सब आप पढ़े हुए हैं। ये कंडक्टेंस क्या होता है, या फिर ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, या रेजिस्टेंस क्या है, ये सब आप पहले से भी पढ़े हुए थे। सिर्फ एक नई चीज आपने पढ़ी कि भाई लेंथ पर यूनिट एरिया ये जो है, और लेंथ किसका, सेल का लेंथ, और यूनिट एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको सिर्फ एक नया कांस्टेंट जी डैश से आपने क्या किया, अब हेडिंग डालिए। नाउ राइट कंपैरिजन ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंपैरिजन of the conductivity of solution of electrolyte, conductivity of solution of electrolyte, अब देखिए ये एक नया टॉपिक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, जो कंडक्टिविटी आप वायर में पढ़े हुए हैं उसी कंडक्टिविटी को किस में लेकर आना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तब ना फिर कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम लोग कंडक्टिविटी यूज करते हैं ना, तो उसके लिए एक सिंबल है जो कि ऐसे डिनोट होता है, ये सिंबल यूज करते हैं। तो लिखिए द सिंबल यूज्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट क्यों, व्हाई यूजिंग इक्विवेलेंट, बिकॉज हम लोग जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसका डायरेक्टली अब मोल यूज नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी यूज करते हैं। देखा ना आपने, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट यूज कर रहे हैं। कितना वेट डिपॉजिट करेगा वो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, उसकी इक्विवेलेंट मास के ऊपर, ना कि मोल्स के ऊपर। तो इक्विवेलेंट मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है वो भी किस टर्म्स में डिफाइन की जाएगी, इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में। तो लिखिए द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड, the conductance of all the ion produced by 1 gram equivalent of electrolyte in solution, the conductance of all the ion produced by 1 gram equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte in solution is denoted by जो सिंबल मैंने आपको दिखाया, ये एक्चुअली लैम्डा ही है, कैपिटल लैम्डा है, इसको लैम्डा ही बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़े ना, स्मॉल लैम्डा ऐसा होता है, ये ऐसा का लिखा होता है तो इसको कैपिटल लैम्डा बोलते हैं। दिस इज कैपिटल लैम्डा। तो ये स्मॉल लैम्डा और कैपिटल लैम्डा है, तो ये लैम्डा लिखा हुआ है।
lambda E, which is equivalent conductance of an electrolyte, which is equivalent conductance of an electrolyte. Electrolyte in solution and is denoted by lambda E. हाँ, equal, this is equivalent conductance of an electrolyte. Lambda E, this is equivalent conductance of an electrolyte. देखिए रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो ये इसका डेफिनेशन हमने लिखवा दिया। अब आप रिलेशनशिप देख रहे हैं किसके किसके बीच में, इसके बीच में और के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। डायरेक्टली रिलेशनशिप लिख लीजिए। लैम्डा ई इज इक्वल टू होता है के टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर, वेयर के इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस and V is the volume of the electrolytic container. और ये जो वॉल्यूम है ये हमेशा किसके बराबर होगा, एरिया इंटू लेंथ के बराबर। तो अगर एरिया इंटू लेंथ भी दिया हुआ है तो आपको वॉल्यूम दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, तो आप लैम्डा ई निकाल सकते हैं। डन। अब लैम्डा ई जो कि के इंटू वी के बराबर है, अगर मैं इसको मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में बोलूं, मोलर कंडक्टिविटी मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, उसके टर्म्स में जब लिखेंगे तो यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है, के इंटू 1000 बाई सी, वेयर सी इज, लिख दीजिए। यही 2-3 फॉर्मूला है जिससे बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाता है। वेयर सी इज ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और जैसे ही आप इसको C के टर्म्स में डिनोट करने लग गए तो अब ये लैम्डा E नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लैम्डा M कहलाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस। और इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए मोलर कंडक्टेंस का। मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन लिखिए, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड, द कंडक्टेंस ऑफ all the ion produced by 1 gram mole of electrolyte, by 1 gram mole of electrolyte in solution and is denoted by lambda m, यूनिट होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
या फिर साइमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। डन। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है बेसिकली, इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको जानना है। एक दो न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आइडिया लगेगा कि इसके ऊपर सवाल कैसे पूछा जाता है। लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, क्वेश्चन लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी electrolytic conductivity of 0.30 m solution of 0.30 m solution of KCl is 3.72 into 10 raised to the power 2 Siemens centimeter inverse. Calculate the molar conductivity. Calculate the molar conductivity. Calculate the molar conductivity. सॉल्व करना है। अब आपको क्या दे दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी दे दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मतलब आपको K दे दिया। आपको क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी, और आपको C का वैल्यू भी दिया हुआ है। आपको C का वैल्यू भी क्या कर दिया, दिया हुआ है। C मतलब मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये देखते हैं K का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 3.72 इंटू 10 रेज पावर 2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। आपको ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी दे दिया। वो क्या दिया हुआ है, दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी दिया है ना। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर वॉल्यूम इन व्हाट, लीटर। हम लोग को वॉल्यूम किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये दिया हुआ है 0.30 और इसको हमको किससे डिवाइड देना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से। तो मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो मेरा आंसर होगा सॉल्व करके 3.0 इंटू 10 रेज पावर -4 मोल सेंटीमीटर -3। ये आपका निकल के आ गया मोलारिटी। अब ये मोलारिटी नहीं है, अब ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलारिटी पहले था, अब जब आप इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड दे दिए तो अब ये क्या बन गया, मोलर कंसंट्रेशन। तो ये बन गया व्हाट, मोलर कंसंट्रेशन। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये किसके बराबर होता है, 1000 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ऑलरेडी 1000 हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। के का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 3.72 इंटू 10 रेज पावर 2 होल डिवाइडेड बाई हाउ मच, 3.0 इंटू 10 रेज पावर -4। 0.3 था कि 3.0 था, देखिए तो 0.3 बाई 1000 है ना, तो 3.0 इंटू 10 पावर -4 नहीं होगा, ठीक तो लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करिएगा, मेरे ख्याल से 124 लिख रहा है, 124 इंटू 10 रेज़ पावर भी आ रहा है कुछ ना, कैसे कर रहे हैं रे भाई, हाँ
साइमन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर दिया हुआ है बुक में, इसको सॉल्व करके कर लीजिए। 12.4 into 10⁵ यही ना दिया हुआ है, ये इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये कट गया, कटा, 3 से काट दिया तो 1/4 ना। हाँ 3.72 मतलब नीचे 1000 था ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई करें 10 to the power 5 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको ऊपर ले आए, 10⁴ कर दिए, ठीक। 10/3 कहाँ से आया? 10 कहाँ से आया? ये तो 3.0 था ना, तो 3.0 तो 3 होता है। हाँ तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं है, तो सीधे 1/3 है, अब काटे अब वही निकलेगा। ये कट गया, 372/3 इंटू 10⁴, इसको सॉल्व किए तो कितना है, 124 इंटू 10⁴। वही 12.4 हाँ तो इसका मतलब बुक में गलत आंसर दिया है, 124 इंटू 10⁴ कर दीजिए, उसको चेंज कर दीजिए। टेन रेस पर 4, या इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिएगा तो 1.24 इंटू 10⁻², 2 ना, पॉइंट डालें 6 होगा। 6, और आंसर क्या होगा, सीमेन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में खेरॉल्स लॉ, और उसके बाद ये कंडक्टिविटी आपका ख़त्म, उसके बाद बैटरी और चैप्टर ख़त्म। मान के चलिए 2 लेक्चर और लगेगा, 2 लेक्चर लगेगा और चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।